हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकिट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आर्टेट 2011 के पेपर में लेवल सेकंड के साइकोलॉजी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेवल फर्स्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी आर्टेट के नाम से और रिट के नाम से। तो इसमें हमने आर्टेट 2011 के दोनों पेपर आज हमारे हो जाएंगे और आर्टेट 2012 का पेपर भी हमने लेवल फर्स्ट का कर लिया है। इसके अलावा हरियाणा टेट के पेपर भी आपको मिलेंगे और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 वाली एग्जाम के भी लगभग सभी पेपर है वो अपलोड किए जा चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये रहा दोस्तों आज का पेपर लेवल सेकंड 2011 का, और इसमें हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें दे रखा है मतलब कि कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब सामान्य विकास है वो पहले होता है और विशिष्ट क्रियाओं वाला विकास है वो बाद में होता है। जैसे आपका हाथ का विकास पहले होगा और अंगुलियों का विकास, जैसे विशिष्ट कार्य काम में लेने के लिए अंगुलियां काम में आती हैं, तो विशिष्ट विकास है वो बाद में होता है, पहले सामान्य होता है। तो ये उल्टा दे रखा है, मतलब विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालकों के बीच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। मतलब बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क अवस्था तक, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष। तो दोस्तों, इसमें अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव दे रखा है, मतलब प्याजे के अनुसार तीसरी अवस्था होगी। आप सबको पता होगा कि प्याजे ने 4 अवस्था बताई थी विकास की। पहली है संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक, और तीसरी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, और चौथी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये हो जाएगी मूर्त अनुभव वाली 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त क्रियात्मक अवस्था है वो मतलब कितनी वर्ष से शुरू होती है। तो दोस्तों, इसमें मतलब लगभग एक बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 11 या 12। तो दोस्तों, आपको मतलब 11 और 12 अलग अलग ऑप्शन में देखने को मिले तो आपको औपचारिक अनौपचारिक अवस्था जिसे हम बोलते हैं अमूर्त अवस्था, प्याजे के अनुसार चौथी अवस्था, वो 12 वर्ष से स्टार्ट होती है। ये आप मतलब याद रखना, 12 वर्ष करना है आपको, 11 वर्ष नहीं करना है। अगर अलग अलग ऑप्शन आता है 11 और 12 का तो आपको 12 वर्ष वाला ऑप्शन है वो टिक करना है, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में आया था। 11, 12, 13, 14 ये लगातार 4 साल दे रखी थी उसमें, तो उसमें 12 वर्ष वाला ऑप्शन है वो सही माना था आरपीएससी ने। तो आपको 12 वर्ष ध्यान में रखना है कि प्याजे के अनुसार चौथी अवस्था वो 12 वर्ष से स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक एवं अध्यापक, वंशक्रम एवं वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मानव विकास है वो वंशक्रम एवं वातावरण का, मतलब इन दोनों कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है मानव के विकास में। तो ये ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, संतुलनीकरण, अनुभव, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है, ये बात इसमें पहुंची है। तो सामाजिक संचरण या अनुभव या संतुलनीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें है ऑप्शन नंबर सामाजिक संरचना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना है वो बौद्धिक विकास का कोई निर्धारक तत्व नहीं है प्याजे के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए बात कर रहा है। ऑप्शन है इसमें अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त संरचना या हम कहें कि व्यू रचना है वो सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। सहकारी अधिगम और या पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठियों के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको पीयर ट्यूटरिंग कहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता
वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। मतलब समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सृजनशील बालकों की विशेषता होती है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजग है, वो सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का या प्रत्यय अधिगम का, और इनमें से सभी। तो दोस्तों मतलब पहले दिन तो लड़की वो कोट को फेंक देती है, तो उसी दिन उसकी माँ ने कहा कि वापस बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। तो अगले दिन वो लड़की में मतलब वो आदत हो जाती है कि वो घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर अपने आप टांग देती है। तो यह उदाहरण किस चीज़ का है? श्रृंखलागत अधिगम का, या उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, या प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तो आप सबको पता होगा कि दोस्तों ये श्रृंखला बन गई है, मतलब लड़की घर में प्रवेश करती है, खूंटी पर कोट है वो टांग देती है, तो ये श्रृंखलागत अधिगम का होता है। ऑप्शन नंबर ए चैन लर्निंग, इंग्लिश वाला देखोगे चैन लर्निंग श्रृंखलागत अधिगम का ये उदाहरण है। ऑप्शन ए है वो इसमें बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान। तो बाह्य अभिप्रेरणा में कौन कौन है, मतलब नीचे चार आपको दिए हैं, इनमें से कौन कौन को समावेश बाह्य अभिप्रेरणा में करते हैं? तो इनमें ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रशंसा और दोषारोपण भी बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं, प्रतिद्वंदिता भी बाह्य अभिप्रेरणा में आती है, पुरस्कार, दंड या परिणाम का ज्ञान, मतलब पहले हम परिणाम के बारे में सोचते हैं और उसके बाद में हम मतलब उस कार्य को करते हैं, तो ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम, प्रायोगिक अधिगम, अनुबंधन या आकस्मिक अधिगम। तो मतलब खुद व्यवहार प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं सीखता है, बल्कि दूसरों को देखकर सीखता है, मतलब निरीक्षण से सीखता है। ऑब्जर्वेशन आपको मतलब हिंट भी दे रखी है। तो ये अधिगम के जो सिद्धांत है उनमें से किस प्रकार सीखना होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब आपने अभी तक मेरे मतलब सभी क्वेश्चन देखे हैं, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं क्वेश्चनों में से घुमाकर हर क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, हमने लगभग 9 क्वेश्चन अभी तक देखे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि दूसरों को व्यवहार, मतलब दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बांडुरा वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें मतलब निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखना उपयुक्त बताया था बांडुरा ने, तो ऑप्शन ए है वो इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। ऑप्शन ए है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा या विकार, और अभिप्रेरणा का अभाव। तो दोस्तों इसमें अधिगम निर्योग्यता की बात की गई है, तो आप सबको पता है कि अधिगम निर्योग्यता किसका लक्षण है? ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है, अवधान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु। तो दोस्तों प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, आप अगर मतलब थोड़ा सा भी ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। कि व्यक्तिगत कारक की बात करें तो संचार के साधन है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकते, अध्यापक भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता, और समवयस्क समूह है वो भी व्यक्तिगत कारक नहीं है, जबकि उसकी आयु है वो व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता और आयु ये इसमें उपयुक्त ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है परिपक्वता एवं आयु। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण या शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और इनमें से कोई नहीं।
मतलब एक क्रिकेट का खिलाड़ी है वो गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है, मतलब बार बार गेंदबाजी की प्रैक्टिस करता है तो उसमें वो कौशल तो आ जाता है, पर उसकी बल्लेबाजी के कौशल को यह प्रभावित नहीं करता है। मतलब गेंदबाजी की प्रैक्टिस करेगा तो गेंदबाजी सीखेगा, बल्लेबाजी कैसे उसमें विकसित हो जाएगी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण। तो दोस्तों ये मतलब लग रहा है कि लेवल सेकंड वाला पेपर है लेवल फर्स्ट की तुलना में थोड़ा इजी आता है, मेरे को लग रहा है। और आपको भी अगर पेपर देख रहे हैं, आपने लेवल फर्स्ट वाला पेपर देखा है तो वो थोड़ा टफ था, और लेवल सेकंड वाला पेपर उससे ज़्यादा इजी लग रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, और इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन है कि मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है इसमें। तो इसमें हो जाएगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल उपयुक्त है इसमें, कि पूर्ण अभिव्यक्ति होनी चाहिए, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन वो उत्तम प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य के प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। फ्रायड, प्याजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, कहा कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, और इनमें से कोई नहीं। मतलब फ्रायड, प्याजे और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं और उनके मतलब संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने मतलब किस चीज़ को, इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी बात है वो प्याजे ने कही है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो इसमें हो जाएगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने बताया, कि ऑप्शन सी है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें मतलब ऑप्शन बी क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि इसमें कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। ये बात है प्याजे ने नहीं की थी। प्याजे ने कही थी कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विभिन्न खतरे होते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक अवस्था के खतरे ज़्यादा हैं और एक के मतलब कम खतरे हैं, लगभग सभी अवस्थाओं के इन्होंने बराबर आंका है। तो इसलिए बी ऑप्शन ना होकर इसमें ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता और इनमें से कोई नहीं। तो अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग वो किसके समान अर्थ में किया है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सृजनात्मकता। ऑप्शन बी है वो इसमें राइट हो जाएगा। अभिसारी, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग है वो सृजनात्मकता के समान अर्थ में है वो प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, और रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन हो जाएगा। सत्य नहीं है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये बात इसमें असत्य है, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, जैसे मेरे को लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब आप ये समझना कि गिलफोर्ड के अनुसार इसमें पूछा है कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन वो सृजनात्मकता के समान अर्थ में किया। वैसे अगर क्वेश्चन आता है अभिसारी चिंतन का, तो अभिसारी चिंतन वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है, और सृजनात्मक जो बुद्धि वाले बालक होते हैं उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। इसकी एक ट्रिक है कि अभिसारी में जैसे भी आता है और प्रतिभाशाली में भी आता है, भय आता है। तो ये भय भय वाले एक है, मतलब अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली के में मतलब बालकों के अंदर पाया जाता है, और अपसारी चिंतन वो सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है। लेकिन ये गिलफोर्ड के अनुसार पूछा है, इसलिए इसमें ऑप्शन है वो बी राइट है, सृजनात्मकता। तो आपको मतलब समझ में आया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें गिलफोर्ड की वजह से सृजनात्मकता ऑप्शन आया है, वैसे अभिसारी चिंतन वो प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। अब है 17 का क्वेश्चन। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण एवं ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति क्या है, ये बात इसमें पूछी गई है।
तो दोस्तों अभिवर्तियाँ वो एक भावात्मक प्रवृत्ति होती है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद की या नापसंद की के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन ए है वो अभिवर्ती का बिल्कुल राइट कथन है, एकदम ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्यक्तित्व व बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है और आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की पूछ रहा है। वंशानुक्रम की भूमिका मतलब कितनी है, नाममात्र की है या महत्वपूर्ण है या आकर्षक है या अपूर्वानुमेय भूमिका है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगी नाममात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका ऑप्शन ए है वो इसमें बिल्कुल राइट है। दोस्तों मैं आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना, जो आंसर बता रहा हूँ वो जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है उसी के आंसर मैं बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लग सकती है, लेकिन एकदम ऑथेंटिक मैंने आंसर बताया कि व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जिन वस्तुओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह निम्न में से कौन सा है? इदम, अहम, परम अहम, इदम एवं अहम। मतलब जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण वो कौन से मतलब किया जाता है? तो इदम में होता है या अहम में होता है या परम अहम में होता है और इदम एवं अहम दोनों में। तो दोस्तों इदम में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारगृह है वो इदम है, ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में। तो रक्षा तंत्र वो किस चीज़ में सहायता करता है? तो दोस्तों रक्षा तंत्र वो दबाव से निपटने में सहायता करता है, स्ट्रेस से बचाव में रक्षा तंत्र वो उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, अतिकल्पना, विवेकीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें है कि शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति की पूछ रहा है इसमें। तो शारीरिक निर्योग्यता वाले बालकों में होती है अतिकल्पना, फैंटेसी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें राइट हो जाएगा, फैंटेसी, अतिकल्पना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के मतलब बालकों के लिए किया जाता है। उस परीक्षण में जो कार्ड दिए जाते हैं 10 कार्ड होते हैं और उन कार्डों पर मतलब किस चीज़ के चित्र होते हैं ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों उसमें लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र होते हैं, मतलब जो बच्चों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य सर्वे सामग्री और इनमें से सभी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारवेश विधि, मतलब विचारों के आधार पर सीखना या खोज के द्वारा सीखना, ये सृजनशीलता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए है वो इसमें सही नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन है वो सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 50 घंटे, 45 घंटे और 55 घंटे। तो ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल राइट है। शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम घंटे हैं वो 45 घंटे हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और इनमें से सभी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये भी एजुकेशन हो जाएगा। शिक्षक के सारे ही दायित्व होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए और शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसमें पूछा गया कि शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, और तो कौन सी क्रियाएं हैं सूचीबद्ध किया गया है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो, इसकी संरचना की जाती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर, और इनमें से सभी कोई नहीं। तो दोस्तों 2005 में कौन सी बात इसमें की गई है? दिए गए चार ऑप्शनों में ये बात इसमें पूछी गई है। तो ज्ञान अस्थायी है, वह दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता हो, इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन ए है वो इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और इनमें से सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा उद्देश्य है? आप सबको पता है कि क्रियात्मक अनुसंधान है वो विद्यालय में आने वाली आकस्मिक जो भी मतलब बाधा होती हैं, तो उन समस्याओं को निवारण करने की प्रक्रिया वो क्रियात्मक अनुसंधान होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अब बात करते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, और इनमें से सभी। तो परीक्षा सुधारों के अंतर्गत है वो किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, और सतत एवं निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब सीसीई। तो दोस्तों इसमें इनमें से उपरोक्त सभी मतलब सभी उपाय हैं वो सुझाए गए हैं 2005 के अंतर्गत। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर दोस्तों इसको मतलब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए मतलब ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे हर दिन लेकर आ सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।